तो फ्रेंड्स, तो यूपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। जिनका मेंस हुआ है उनको और जिनको अगले साल मेंस देना है, यूपीपीएससी 2026 देना है, तो उनको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बस जिनको 26 में देना उनके पास टाइम है, तो भी मेंस पढ़ सकते हैं। और जिनको अभी मेंस देना है 2025 का, उनको भी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अब उनका पेपर है। तो डेली जो है एक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। ब्रिंग आउट द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर में 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट हो जाता है जो उसका इंट्रो या फिर भूमिका, और उसके बाद आता है, तो भूमिका में जैसे कि वो हम इस क्वेश्चन में अगर की बात की करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे संघीय और एकात्मक सरकार क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से अगर लिखना हो, तो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई से जजमेंट आ गई, उसको उससे भी शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मेन बॉडी। इसमें जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संघीय और एकात्मक विशेषताएं जो भारतीय संविधान की है उनको बताना है, तो इसमें उसको ही एक्सप्लेन करेंगे, जो संघीय और एकात्मक, इसमें अलग अलग हेडिंग डाल, आपको ये हेडिंग नहीं डालना, ये आपको पता होगा। तो लेकिन जब इसमें जैसे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएं, तो उसके बाद जो है लिखें, इसमें हेडिंग डालेंगे संघीय विशेषताएं, उसके बाद एकात्मक विशेषताएं, उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होगा उसको कैसे लिखना है, जैसे कोई केस हो गया इससे रिलेटेड, तो उसको, और कोई जैसे आपको सुधार करना हो या फिर रिकमेंडेशन देना हो, एक पॉजिटिव नोट पे हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं जो बेसिक है, हर एक क्वेश्चन में होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पीसीएस में जो है वो सिंपल वन लाइनर टाइप के बेसिक जैसे डायरेक्ट पूछता है, और अगर थोड़ा बहुत घुमाते भी तो, लेकिन यूपीएससी में जैसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, इसमें जो है हल्का आपको अगर कभी देता भी है कुछ क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा तोड़ मरोड़ को ही देता है। तो अब इसकी बात अगर होगा, तो अब आगे इसको जैसे क्वेश्चन कैसे लिखना है अब उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये है इंट्रो में, तो संघीय और एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, अगर परिभाषा की बात की जाएगी, तो जो एकात्मक सरकार है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। तो इसको लिख सकते हैं, एकात्मक सरकार से आशय है कि सरकार की शक्तियां जो है वो केंद्रीकृत होंगी, तो और केंद्र सरकार में ही निहित होंगी। और जो संघीय सरकार होता है उसमें जो है कम से कम 2 स्तर सरकार का होता ही है, जैसे वो विभिन्न स्तरों में बटी होती है, और लेकिन कम से कम जैसे 2 स्तर तो होता ही है, जैसे संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जैसे इंडिया की बात की जाएगी तो वहाँ पे स्थानीय सरकार भी है, तो उसमें जो है स्थानीय सरकार इंडिया में है। और अगर जैसे कि है भारतीय संविधान, अब जैसे कि पूछा हुआ है इसमें भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है ना, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को जैसे जो भूमिका है उसको हम ऐड कर देंगे, उसमें भारतीय संविधान से रिलेट कर देंगे उसको। तो भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव के साथ संघीय सरकार, तो ये एक लाइन से जो है ये क्वेश्चन से टच हो गया। अब इसके बाद जैसे आगे मेन बॉडी में, तो मेन बॉडी में जैसे कि ये आपको हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग आपका ये रहे, हेडिंग आप डाल सकते हैं कि भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं।
तो ये एक पहला हेडिंग होगा। उसके बाद जो है इसमें सब हेडिंग होगा संघीय विशेषताएं या फिर फेडरल। फेडरल तो इसमें जो संघीय विशेषताएं हैं, संघीय विशेषताएं में कम से कम जो आपको जैसे विभिन्न स्तरें होती है, कम से कम 2 स्तर तो होने ही चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और कहीं इंडिया हो गया तो स्थानीय सरकार भी है और भी कई जगह। और इनकी जो शक्ति का स्रोत होता है वो संविधान से होता है। तो ये हो गया भारत में त्रिस्तरीय सरकार। तो जो चाहे वो इवन संघीय सरकार हो या फिर एकात्मक सरकार हो, दोनों की शक्ति का स्रोत संविधान से है। वो संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो। इसके अलावा जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन होता है कि मतलब केंद्र के क्या कार्य हैं, राज्यों के क्या कार्य हैं, इवन स्थानीय जो सरकार होगी उसके क्या कार्य हैं, सबको डिवाइडेशन होता है, विभिन्न आयोग होते हैं, विभिन्न जो है वो हर सबका काम बटा होता है, चाहे वो संतुलन के लिए हो, समन्वय के लिए हो, विभिन्न स्तरों पे उनके मध्य शक्ति विभाजन होता है। तो ये जो है जो केंद्र और राज्यों के मध्य अगर हो जाएगा तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है। तो जैसे कि समवर्ती सूची में अगर कानून राज्य और केंद्र सरकार बनाते हैं तो उसमें जो है केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होता है। अगर मतलब दोनों में विवाद होता है तो उसमें केंद्र सरकार का माना जाता है, वो एकात्मक से टच हो जाएगा। और इसमें जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। जो संघीय सरकार होती है उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और वो जो एक मतलब कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है कि संविधान का अगर उल्लंघन किया जाता है किसी से तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेती है। जैसे कोई कानून जैसे मौलिक अधिकार से का उल्लंघन करता है या संविधान से रिलेटेड कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान में निहित जो चीजें उनका उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को रिव्यू कर सकती है। तो इसके लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। और जो मतलब भारत में द्विसदनात्मकता है, जो संघीय सरकार का होता है उसमें द्विसदन होते हैं। तो जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो राज्य द्विसदनात्मक होते हैं। और इसके अलावा जो राज्यसभा होते हैं उसमें केंद्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, मतलब हर राज्य से प्रतिनिधि जाते हैं उसमें। ये हो गया। इससे जो है केंद्र के जो अनावश्यक हस्तक्षेप होता है उससे राज्यों की सुरक्षा होती है राज्यसभा में। इसके अलावा कठोर संविधान बनाया गया है कि ये जो है ताकि अनावश्यक जो मतलब संविधान में जो है अनावश्यक चीजें ना ऐड की जाए या फिर जो है कोई ऐसा संविधान में कोई प्रावधान न कर दिया जाए जो जिससे जनता की जो शक्तियां उनका हनन हो। इसलिए संविधान को कठोर बनाया गया है। ये संघीय जो है संघीय विशेषताएं थी। अब इसके बाद आते हैं एकात्मक विशेषताओं की बात की जाएगी तो संविधान में जो है संघवाद शब्द का अभाव है। तो ये एकात्मक हो गया। इसके अलावा राज्य नश्वर है। राज्य नश्वर कैसे हैं? जैसे कि जो भारतीय संविधान की अगर बात की जाएगी तो वो उसमें जो है राज्य समझौते से नहीं है। इसमें जो है राज्यों को बनाया गया है केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार जब भी कभी भी चाहे तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में चेंज कर सकता है। और जैसे जो आर्टिकल 3 है उसके तहत जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य को किसी और क्षेत्र किसी 2 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को मिला के कोई और राज्य बना सकता है। तो इस तरीके से इसलिए राज्य जो है यहाँ पे नश्वर है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब जो हमारा केंद्र है वो वो नष्ट नहीं हो सकता है, राज्य में चेंज हो सकता है। जैसे यूएसए में अगर क्या कहा जाएगा तो वहां पे जो केंद्र सरकार और जो राज्य है उनमें कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब समझौता है। उसमें जो राज्य मिलके कुछ मतलब चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे राज्य जो है वो शक्ति है राज्यों के हाथ में। इसके अलावा जो भारत में एकल संविधान है, एकल नागरिकता है और संशोधन जो है वो केंद्र सरकार संविधान में कोई भी संशोधन होगा वो केंद्र सरकार कर सकती है 368 के तहत। और जो है इसमें संशोधन जैसे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और जो राज्यों के मतलब कुछ है जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के जो विधानमंडल से जो मतलब उनसे
सहमति या जो भी लिया जाता है वो हो गया। इसके अलावा सशक्त केंद्र है एकात्मकता में, और संविधान का लचीलापन, जैसे कठोर संविधान कठोर बनाया गया है संविधान को, वैसे इसमें कुछ लचीलापन भी दिया गया है, एकात्मक है, ताकि जो जैसे कुछ प्रावधान है जिसमें केंद्र सरकार जो है बिना राज्यों के परमिशन या फिर बिना किसी के सहयोग से अपने से जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3 की बात की गई है तो इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान है, इसमें जो है एक केंद्र सरकार मजबूत है, क्योंकि जैसे वो राज्यों में अगर जैसे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, तो जो राज्यों के पूरा प्रावधान है वो केंद्र सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाता है। वो उस पे कानून बना सकती है, उसको अपने हिसाब से संचालित करती है राज्य को। और जैसे टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी होते हैं, जैसे समवर्ती सूची में भी अगर होता है, इवन अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार के पास होती हैं, ये भी एकात्मक या को पूरा पूरा इसमें नहीं लिखना है, इसमें कुछ प्रावधान लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। एक नागरिकता वगैरह राज्यपाल की नियुक्ति अगर की जाती है किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है, अब वो मतलब केंद्र सरकार के लिए काम करता है राज्यों में। और जैसे कि कोई विधि अगर हो वो आरक्षित करता है राष्ट्रपति के लिए, ये भी एक उससे वो प्रावधान हो जाता है जिससे यहाँ पे केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है। जब राज्यों में जैसे कोई विधेयक आया है, अध्यादेश लाया गया, तो उसको जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व रहता है एकात्मक सरकार में, क्योंकि जैसे यूपी से ही 31 हो जाते हैं और भी के राज्यों से कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो जाता है। इसके अलावा जो है एकीकृत न्यायपालिका है, जैसे एक ही न्यायपालिका है, वो भी कहीं न कहीं वो इससे जो है एकात्मकता एकात्मक विशेषताएं हो जाती हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सभा, ये सब जो है एकात्मक विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो ये हो गया। ये लिखने के बाद आपको जो है कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन में जो है आप उसको कर सकते हैं। जैसे उस समय की मांग थी, जब देश आजादी के समय था, उस समय देश बहुत सारी चीजों से जूझ रहा था, तो उस समय की मांग थी कि जो एकात्मक के साथ ही संघीय व्यवस्था मतलब उसको भी अपनाया जाए, मतलब ऐसा लाया जाए कि वो पूरी तरीके से ना संघीय हो ना पूरी तरीके से एकात्मक हो। तो इसी में फिर उसके बाद तो ताकि जो है राज्यों में सहयोग और समन्वय बना रहे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबके पास रीजन होना चाहिए संविधान को मानने का। तो इसीलिए जो ऐसा प्रावधान किया गया है, कोई वर्ग हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या किसी को भी जो है मतलब पीछे ना छोड़ा जाए, उनको साथ लेके, ताकि समन्वय और सहयोग बना रहे। और मुंबई वाद जो केस था, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे जो सरकरिया आयोग और पुंछ आयोग जो रिकमेंडेशन किया गया था, उसके आधार पर जो है राज्य को सशक्त करने की आवश्यकता है, ताकि वास्तविक अर्थों में संघवाद बढ़ सके। तो ये ऐसे कंक्लूड करके जो है आप इसको इस क्वेश्चन को समाप्ति कर सकते हैं। इसमें कंक्लूजन में और भी तरीके से लिख सकते हैं कुछ पॉजिटिव, जैसे कि कोई जैसे इसका लाभ है ये कि हम मतलब राज्यों में एकीकरण, सहयोग और समन्वय के लिए मतलब ये सब जरूरी है। और इसके अलावा जो सरकरिया आयोग या पुंछी आयोग का जो रिकमेंडेशन है, उससे भी उसके भी कोई लाइन लिख सकते हैं, या फिर किसी का कोट्स वगैरह उसे उससे भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जो कि पॉलिटी GS2 से रिलेटेड था, पॉलिटी सेक्शन से। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और हर दिन एक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको फ्रेमिंग बता दूंगी, मैं आपको जो जैसे कुछ पॉइंट्स बता दूंगी, उसके अलावा आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स कॉपी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी लोग कहीं आपने जो आंसर राइटिंग की क्लासेस लिए होंगे, तो उसमें भी जो है सबकी कॉपियां देखा करिए, क्योंकि हर तरीके के विचार जो है आपको पता चलते हैं। आप उसको जो है फ्रेमिंग करके रख लीजिए अपने पास में, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखने का भी टाइम नहीं है कि रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। तो इसलिए फ्रेमिंग करके रखिए। आपको चाहे 2026 में देना है, चाहे 2025 में देना है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, तो फ्रेमिंग कर लेंगे तो उसको जो है क्वेश्चन समझने के
मतलब समझ में समझने के लिए जो है उसको फ्रेम करके रख। थैंक यू।